भीषण गर्मी से देश के कई इलाकों में हाहाकार। दिल्ली में तापमान 52 डिग्री के पार। बिहार के कई स्कूलों में गर्मी से स्टूडेंट्स बीमार। चुनावी नतीजों से पहले ग्लोबल रेटिंग एजेंसी एस&पी ने भारत का आउटलुक स्टेबल से बढ़ाकर पॉजिटिव कर दिया है। एस&पी का कहना है कि भारत की आर्थिक ग्रोथ मजबूत है, जिसका क्रेडिट मैट्रिक्स पर पॉजिटिव असर है। साथ ही फिस्कल गैप कम होने पर 2 साल के अंदर रेटिंग अपग्रेड करने को भी कहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधा जुड़ते हैं यतिन से। यतिन, ये बताइए एस&पी ने क्या कुछ कहा है और इसका क्या असर होगा? देखिए, जहाँ तक कि एस&पी का सवाल है, जो रेटिंग एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ इन्होंने भारत की जो क्रेडिट रेटिंग है इसको बरकरार रखा है। हालांकि जो आउटलुक है उसको पॉजिटिव कर दिया है, स्टेबल से। ऑब्वियसली एस&पी को जो सबसे बड़ी चीज़ लगती है इंडिया के लिए कि अगर फिस्कल कंसोलिडेशन और डिसिप्लिन भारत सरकार ने रखा आगे जाके, तो कहीं ना कहीं 24 महीनों के आसपास आपको एक रेटिंग अपग्रेड का भी विंडो देखने को मिल सकता है। जहाँ तक कि एस&पी का सवाल है, इनको लगता है कि जो साउंड इकोनॉमिक मैनेजमेंट है सरकार का और जो फंडामेंटल्स हैं, उसके चलते ग्रोथ का मोमेंटम अगले 2 से 3 सालों के लिए जारी रहना चाहिए। इनफैक्ट जो सरकार है अपने फिस्कल कंसोलिडेशन के एफर्ट्स को काफ़ी सीरियसली ले रही है और ये एफर्ट्स हैं ऑनगोइंग है। एस&पी को लगता है कि अगर आरबीआई की पॉलिसी और जो कॉशियस फिस्कल डिसिप्लिन है इसको अगर बरकरार रखा जाए तो अगले 24 महीनों के अंदर आपको एक रेटिंग अपग्रेड का भी मौका मिल सकता है। इनको लगता है कि कहीं ना कहीं 7% जीडीपी के बिलो अगर आपकी गवर्नमेंट बोरोइंग हो गई तो एक रेटिंग अपग्रेड का विंडो तो खुलेगा ही, साथ ही साथ जो ग्रोथ का मोमेंटम है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। इनफैक्ट इनको लगता है कि जो पिछले 4-5 सालों में सरकार की स्पेंडिंग की जो क्वालिटी है वो अच्छी रही है और इस फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर में उनको लगता है कि 6 से 7% के बीच में जीडीपी ग्रोथ रहनी चाहिए रियल टर्म्स में। और जो फिस्कल डेफिसिट है वो उन्होंने एस्टिमेट किया है 6.8%, जो कि स्टेट्स और जो अन्य राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं इनको साथ में लेकर रखा गया है। लेकिन क्लियरली एक हेडलाइन ये है कि रेटिंग अपग्रेड का विंडो भारत के लिए अब खुलता हुआ नजर पड़ रहा है। शुक्रिया यतिन इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब बात करेंगे बाजार की। आज निफ्टी बैंक एक्सपायरी के दिन बाजार में दबाव रहा। सेंसेक्स, निफ्टी बैंक और मिड कैप इंडेक्स गिरावट पर बंद हुए। सेंसेक्स 668 अंक और निफ्टी 183 अंक गिरकर बंद हुआ। मार्केट का पूरा हाल अब समझते हैं सुमित से। सुमित, आपसे जानना चाहेंगे कि आज किन सेक्टर्स और किस शेयर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला? देखिए, आज भारतीय बाजारों में लगातार मुनाफा वसूली का दौर देखने को मिला। फ्रंटलाइन इंडेक्स, निफ्टी बैंक, सेंसेक्स तीनों में बिकवाली देखने को मिली। हालांकि मिड कैप में उतनी बिकवाली नहीं थी। मिड कैप इंडेक्स अगर देखेंगे तो मोरलेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे था और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी उतनी बिकवाली नहीं थी। लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट से एडवांस डिक्लाइन, वो थोड़ा सा डिक्लाइन के फेवर में थे। कल के कंपैरिजन में आज डिक्लाइन इतने नहीं देखने को मिल रहे थे। थोड़ी बहुत बिकवाली मार्केट्स में रही और जो प्रेशर आज के सत्र में देखने को मिल रहा था वो प्रेशर था आज इधर मिड कैप में या फिर कुछ हद तक जो खरीदारी थी वो थी मेटल स्पेस के अंदर, थोड़ी बहुत बाइंग थी। सिलेक्टिव पीएसयूज के अंदर थोड़ी बहुत बाइंग थी। निफ्टी बैंक के अंदर हालांकि प्रेशर देखने को मिला था और पीएसयू बैंक्स थोड़ी बहुत आउट परफॉर्मेंस दे रहे थे प्राइवेट बैंक्स के सामने। लेकिन ऑयल एंड गैस, आईटी, रियल्टी, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर प्रेशर आज के सत्र में बनता हुआ दिखाई पड़ा। ओके सुमित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर स्पेसिफिकली स्टॉक्स की बात करें तो कौन से स्टॉक्स रहे जिसमें एक्शन दिखाई दिया? देखिए, कुछ अगर निफ्टी के टॉप गेनर्स देखे जाएं तो उसमें हिंडाल्को आज लीड कर रहा था। सब्सिडरी के आईपीओ की खबर के बीच में उछाल। डीवी स्लैब लगातार तेजी में है, 10.25% का उछाल। पावर ग्रिड 1.5% ऊपर और बजाज ऑटो 1% का उछाल यहां देखने को मिला। गिरने वाले शेयरों में एचडीएफसी लाइफ कल की तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग, एसबीआई लाइफ आज प्रॉफिट टेकिंग, टेक महिंद्रा और टाटा कंज्यूमर दोनों में 2.25% की बिकवाली। मिड कैप में कैंपस एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ खरीदारी। टीटागढ़ रेल सिस्टम 11-11.5% ऊपर रहा। ईआईडी पैरिस 8.5% ऊपर रहा और फिनलेक्स इंडस्ट्रीज करीब 6% की तेजी यहां देखने को मिली। नंबर्स के बाद एमटार टेक 11% नीचे, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ब्लॉक डील के बीच 6.5% नीचे। उज्जीवल स्मॉल फाइनेंस बैंक और श्नाइडर लगातार लोअर सर्किट पर 5% बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। ओके सुमित, आप बने रहे। एक और खबर पर आपके पास वापस लौटेंगे। इलेक्शन और बाजार में गहरा कनेक्शन है। पहले फेज में अब तक निवेशकों ने जमकर कमाई की है। उनकी करीब 22 लाख करोड़ की लॉटरी लगी है। इलेक्शन का ये क्या है कमाई कनेक्शन, बताने के लिए सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताएं सुमित। देखिए, 19 अप्रैल ये पहला दिन, पहला चुनाव की तारीख थी जबकि वोटिंग शुरू हुई थी और 1 जून को ये खत्म होंगे और इस ड्यूरेशन के बीच में मार्केट ने अपना एक बढ़िया रुख दिखाया है। करीब 22 लाख करोड़
की जो मार्केट कैप है वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है इस पूरी ड्यूरेशन में बीएसई की तरफ से। पहले चरण से लेकर अब तक निवेशकों की जो पूंजी है उसमें एक अच्छा खासा इजाफा होता हुआ दिखाई पड़ा है। 19 अप्रैल को पहले चरण से अब तक करीब करीब 22 लाख करोड़ रुपए के आसपास की नेटवर्थ जो बीएसई की मार्केट कैप है वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है। और स्मॉल कैप मिड कैप में भी एक जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। ना केवल ये बल्कि इस ड्यूरेशन में तमाम सेक्टर्स के अंदर भी एक बड़ी रफ्तार आते हुए दिखाई पड़ी है। एक करके सभी आंकड़े आपके सामने आएंगे। पहले 19 अप्रैल का जो पहला चरण था उस समय पर मार्केट कैप करीब करीब 394 लाख करोड़ के आसपास थी, जो कि अब करीब करीब 416 लाख करोड़ के आसपास, यानी कि मोटा मोटा 22 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप बीएसई की इस ड्यूरेशन में बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है। इसके अलावा जो मिड कैप स्मॉल कैप है वहां पर मिड कैप की मार्केट कैप करीब जो 7.5 लाख करोड़ के आसपास और 4.5 लाख करोड़ के आसपास स्मॉल कैप की मार्केट कैप बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है। तो एक बड़ा जंप यहां पर भी है। सेक्टोरल वाइज देखेंगे तो निफ्टी करीब 3% तब से अब तक चला, सेंसेक्स 3% चला, मिड कैप 6% के आसपास चल चुका और स्मॉल कैप भी करीब करीब 4% के आसपास का इजाफा इसी ड्यूरेशन में दिखा चुका है। इतना ही नहीं, एक जोरदार तेजी आई कैपिटल गुड्स स्पेस में। आपने कोई भी नाम देख लिया, सीमेंस, एबीबी, कमिंस, सब में जोरदार रफ्तार, 14% सेक्टर चला। मेटल एक बढ़िया तेजी में रहा, नए हाईस पे बना, 11% की रफ्तार इस ड्यूरेशन में यहां रही। पावर 10% के आसपास चलता हुआ दिखाई पड़ा और साथ साथ रियल्टी नए हाईस पे कामकाज कर रहा है। ऑटो के साथ साथ ये भी 7 से लेकर 10% के आसपास बढ़ा। इसी ड्यूरेशन में एफआई की तरफ से भले बिकवाली जारी है 25,000 करोड़ रुपए के आसपास की, लेकिन डीआईज ने 44,000 करोड़ की खरीदारी के साथ इसे संभाला है और एक बढ़िया रफ्तार मार्केट को देने में काफी हद तक योगदान यहां से भी आया है। शुक्रिया सुमित मार्केट अपडेट के लिए और साथ ही साथ ये लेटेस्ट एनालिसिस हमारे दर्शकों को बताने के लिए। अब बात करते हैं चांदी की। चांदी में तेजी बनी हुई है। एमसीएक्स पर चांदी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। जुलाई वायदा 96,400 के पार निकल गया है। क्या है चांदी में तेजी के कारण, इस पर बात करने के लिए सीधा जुड़ते हैं हमारी सहयोगी मनीषा गुप्ता से। मनीषा जी, ये बताएं चांदी में तेजी क्यों है और क्या 1 लाख की तरफ बढ़ रही है चांदी? हाँ जी हाँ, एब्सोल्युटली 1 लाख की तरफ तो डेफिनेटली चांदी यहाँ पर बढ़ रही है। ऑल टाइम हाइस पर हम यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं भारतीय बाजारों में। अगर इस साल का लो आप देखें तो वो 67-68,000 का था। अब चांदी यहाँ पर 96,000 पे कारोबार कर रही है, यानी कि जो ये 32-35 हज़ार रुपए प्रति किलो की जो तेजी चांदी में देखने को मिली है वो इन पिछले 3-4 महीनों में ही देखने को मिली है। अगर 1 महीने की बात करें तो चांदी ने आपको 18% का रिटर्न दिया है। अगर 3 महीने की बात करें तो 40% का इजाफा यहां पर चांदी ने आपको दिया है। तेजी इसलिए है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चांदी बढ़ रही है, वहां पर 11 साल के हाईज हैं और चांदी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इन करंट लेवल्स पर भी खरीदारी अच्छी खासी है। ये एक्चुअली चौथा ऐसा साल होने वाला है जब हम चांदी में एक डेफिसिट देखेंगे, यानी कि चांदी की ग्लोबल मांग ज्यादा है और सप्लाई उसे मैच नहीं कर पा रही। ये चौथा साल इसलिए भी है क्योंकि इस साल में जो इंडस्ट्रियल डिमांड है चांदी की वो भी एक रिकॉर्ड है यहां पर आपको बनाते हुए नजर आएगी। जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, जी हाँ, बाजार को लगता है कि अगले कुछ हफ्तों में कुछ दिनों में शायद हम 1 लाख का स्तर यहां पर पार होता हुआ देखेंगे। जो अब यहां पर एनालिस्ट और ब्रोकरेजेस की तरफ से हमने व्यूज आते हुए देखे हैं वो 1,05,000, 1,10,000, 1,20,000 तक की भी एक्सपेक्टेशन अब चांदी में है। शुक्रिया मनीषा जी चांदी पर ये पूरा अपडेट हमारे दर्शकों को देने के लिए। चलिए अब बात करेंगे चुनावी महासंग्राम से जुड़ी हुई बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में चुनावी हुंकार भरी। उन्होंने ममता सरकार की नीतियों को लेकर टीएमसी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि टीएमसी और इंडी जमात वाले बंगाल को विपरीत दिशा में लेकर जा रहे हैं। टीएमसी बंगाल की पहचान को खत्म करने में लगी है और इंडी जमात वाले बंगाल को विपरीत दिशा में लेकर जा रहे हैं। बीजेपी पर बंगाल के लोगों का प्यार टीएमसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए टीएमसी बुरी तरह बौखलाई हुई है। क्या क्या बोलते हैं। बंगाल के प्रति नफरत से भरी हुई टीएमसी के पास एक ही हथियार बचा है, एक ही हथियार बचा है, ये तो होते देवो ना।
वहीं ओडिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम नवीन पटनायक की सेहत पर चिंता जताते हुए सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर एक साल में उनकी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई, इसके पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं है। 10 जून के बाद उड़ीसा में भाजपा सरकार का विजय होने के बाद हमारी सरकार, उड़ीसा की भाजपा सरकार एक स्पेशल कमेटी का गठन करेगी और ये जांच करेगी कि अचानक नवीन बाबू की तबीयत क्यों गिरती जा रही है, उनकी तबीयत के साथ ये क्या हो रहा है, सारे तथ्य खोज करके निकाले जाएंगे। तो चुनाव में महिला वोटर्स की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। क्या है महिलाओं का वोटिंग पैटर्न और क्या महिलाएं चुनाव का एक्स फैक्टर है? आज चुनाव अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल की अंतरिम जमानत को बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी गई है। ऐसे में केजरीवाल की अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है। आपको बता दें, केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत को 7 दिन तक बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन अब केजरीवाल को 2 जून को ही सरेंडर करना होगा। क्या आपके एरिया से अचानक मोबाइल का नेटवर्क गायब हो जाता है? इसके पीछे टेलीकॉम इक्विपमेंट चोरों का गैंग हो सकता है। जी हां, ये गैंग बड़े पैमाने पर कई राज्यों में टेलीकॉम टावर्स से रेडियो रिसीवर चुराने का काम कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। टेलीकॉम कंपनियों के टावर से केबल और बैटरी चोरी होना आम बात है, लेकिन अब चोर हाईटेक होकर रेडियो रिसीवर्स को भी निशाना बना रहे हैं। पिछले 1 साल में टेलीकॉम कंपनियों के 17,000 से ज्यादा रेडियो रिसीवर चोरी हो चुके हैं। इसमें भारती एयरटेल के 15,000, रिलायंस जियो के 1748 और वोडाफोन आइडिया के 368 रेडियो रिसीवर चोरी हुए हैं। सबसे ज्यादा चोरी राजस्थान, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है। इसके बाद दिल्ली और पंजाब का नंबर आता है। पिछले 2 महीने में सिर्फ उत्तर प्रदेश में 2000 यूनिट की चोरी सामने आई है। नोएडा में 570 और गाजियाबाद में 390 रेडियो रिसीवर चोरी गए हैं। देखिए, रेडियो चोरी होना एक बहुत सीरियस मैटर है, क्योंकि नेटवर्क्स डिस्टेबलाइज हो जाते हैं। बैटरी चोरी होना, एक्टिव इक्विपमेंट चोरी होना, और सबसे ज़्यादा सीरियस बात है कि ये फिर कई वेबसाइट्स पे बिक रहे हैं और ओपनली बिक रहे हैं चोरी हुए सामान। तो हमने डीओटी को यही लिखा है कि इसका संज्ञान लें और स्टेट गवर्नमेंट्स को ये लिखें कि इसे लीगली और पुलिसिंग के द्वारा इसको रोका जाए। टेलीकॉम कंपनियों के मुताबिक चोरी हुए इक्विपमेंट्स को कबाड़ के रूप में चीन और बांग्लादेश जैसे देशों में भेजा जा रहा है, जहां पर इन्हें रीसेट करके दोबारा से इस्तेमाल किया जाता है। 1 यूनिट की कीमत 3 से 5 लाख रुपए होती है, यानी टेलीकॉम कंपनियों को करीब 500 से 700 करोड़ रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ा है। बैटरी बैंक के बाद आल्सो डीजी सेट पे भी बैटरी लगती है, उनकी भी चोरी हो जाती है। फिर एक्टिव इक्विपमेंट है जिसमें बीटीएस हो गया, रेडियोज हो गए, बेस बैंड हो गया, एक्टिव कार्ड हो गए, इनका इतना इम्पैक्ट जबरदस्त पड़ता है कि चोरी होने के बाद इसमें से इनको जो भी सेलेबल मटेरियल मिलता है ले जाते हैं, लेकिन कार्ड को लगाना, कार्ड को फिर मंगवाना, रेडियो को सेट करना, ह्यूज टाइम लग जाता है, जिससे कनेक्टिविटी सीरियसली इम्पैक्ट हो जाती है। टेलीकॉम कंपनियों ने दूरसंचार विभाग को चिट्ठी लिखकर सभी राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ इस मामले में तेजी से कार्रवाई करने की मांग रखी है। साथ ही केंद्र से राज्यों के साथ भी इस मामले को उठाने के लिए कहा है, ताकि चोरी पर तुरंत रोक लगाई जा सके। असीम मनचंदा, दिल्ली। चलिए, फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मौसम का हाल। आप देखते रहिए आवाज समाचार।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की। देश के कई हिस्सों में तापमान ने हाफ सेंचुरी लगा दी है, लेकिन कुछ देर पहले अचानक से बदलाव जरूर दिखाई दे रहा है। खासतौर पर अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहां पर बूंदाबांदी होती हुई दिखाई दे रही है। और अब सीधा अपडेट लेते हैं मौसम पर असीम मनचंदा से। असीम, बताएं आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर मौसम किस तरह से दिखाई दे रहा है? दीपाली, मैं इस वक्त सेंट्रल दिल्ली के अंदर हूँ और यहाँ पर मौसम ने एकदम से करवट ली है। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में तापमान ने अपने सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 52 डिग्री के ऊपर जो है तापमान पहुँच गया है। दिल्ली के मंगेशपुर में आज दोपहर 3 बजे 52 डिग्री दर्ज किया गया। तो ये अब तक का सबसे सर्वाधिक तापमान जो कि दिल्ली के अंदर दर्ज किया गया। और जब अधिक ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो एकदम से बारिश भी हो जाती है, और वही हुआ दिल्ली में। थोड़ी देर पहले हमको यहाँ पर बारिश देखने को मिलती। जिस इलाके पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन अब वो बूंदाबांदी अब दिखाई नहीं दे रही है। सूरज दोबारा से निकल करके आ गया। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली वालों को कोई भी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। 31 तारीख के बाद से फिर ऐसी बूंदाबांदी लोगों को देखने को मिलेगी। और बाकी अगर मैं उत्तर भारत की बात करूं तो सब जगह इस वक्त तापमान अपने नए रिकॉर्ड बना रहा है। दिल्ली के अंदर ही उसने अपने सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हरियाणा के चूरू में तापमान 50 डिग्री के पार है, वो पहुंच चुका है। जो हिसार है वहाँ के हिसार में भी तापमान ने 50 डिग्री का आंकड़ा आसानी से क्रॉस कर लिया। तो कुल मिलाकर के उत्तर भारत के लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। लेकिन गनीमत यही है कि मानसून जो है इस वक्त अपनी रफ्तार पकड़ चुका और अपनी उम्मीद से 2 दिन पहले ही कल 24 घंटे के अंदर अंदर मानसून केरल तट पर पहुंच जाएगा और उसके बाद जल्दी पूरे इंडिया को कवर कर लेगा और 20 से 25 दिनों तक उत्तर भारत तक पहुंच सकता है। तब लोगों को थोड़ा सा गर्मी से राहत मिलने की आसार दिखाई देंगे। शुक्रिया असीम इस पूरे अपडेट के लिए। तो जिस तरह से असीम बता रहे थे कि सेंट्रल दिल्ली में थोड़ी बूंदाबांदी हुई है, वहीं नोएडा का भी अपडेट मैं आपको दे दूं कि इस वक्त यहां पर आंधी तूफान देखने को मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आपको बताते हैं। इस भीषण गर्मी में कुछ ऐसे लोग हैं जो काम के सिलसिले पर सड़क पर ही रहते हैं हमारा और आपका काम आसान करने के लिए। ये है डिलीवरी बॉयज। जोमेटो, स्विगी और ब्लिंकिट जैसी कंपनियों ने ये दावा किया है कि उन्होंने डिलीवरी बॉयज के लिए खासतौर पर रेस्ट पॉइंट बनाए हैं जहां तमाम सुविधाएं हैं। लेकिन जमीन पर वाकई कितनी मदद मिल पाती है डिलीवरी बॉयज को, जानते हैं इस रिपोर्ट में। जलती गर्मी में बाइक चलाना बहुत ही मुश्किल है और यहाँ पे जो ब्लिंकिट के बॉयज़ हैं ये देख रहे हैं कि पानी डाल रहे हैं अपनी सीट पे ताकि जो है सीट थोड़ी ठंडी हो। तो ये बताइए, जब डिलीवरी करने जाते हैं तो गर्म हो जाता है सब कुछ? जी सर, बहुत परेशान हो जाते हैं। पूरा थोड़ी देर में ही पूरा गर्म हो जाती है। जबकि टायर रोड का भी पंगा आ जाता है हम लोगों की, टायर कभी कभी घिस जाती है, ये हो जाती है। तो अभी बहुत गर्मी चल रही है, ये बताइए कि कुछ फैसिलिटी मिल रही है, ग्लूकोज, पानी वगैरह वगैरह? ऐसा नहीं है सर, सिर्फ ठंडा पानी मिल जाता है हम लोगों को बस। ठंडा पानी दे देते हैं? हाँ, ठंडा पानी है बस, वही पी करके हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे पानी भर के भी रखते हैं तो पूरा गर्म हो जाती है। अच्छा, जिससे काफ़ी ज़्यादा। और जब कोई डिलीवरी नहीं है, आपके पास ऑर्डर नहीं है, उस टाइम पे क्या करते हैं? उस टाइम पे सर हम लोग खाली बैठे रहे, उस समय तो हो जाती है कि अंदर चले जाते हैं, पंखा वंखा में बैठ जाते हैं। लेकिन फिर भी ज़्यादा आदमी रहते हैं तो फिर नहीं हो पाता है। तो जैसा कि ये बता रहे हैं कि भले ही कंपनियों ने थोड़ी बहुत व्यवस्था की है लेकिन वो काफ़ी नहीं है। जोमेटो को कहना है कि 450 के लगभग पूरे देश भर में रेस्टिंग पॉइंट, शेल्टर्स उन्होंने बनाए हैं। लेकिन जब हम लोगों से बात कर रहे हैं तो उनका ये कहना है कि ये काफ़ी नहीं है, खासतौर पे इसलिए क्योंकि उनके पास समय भी नहीं है और साथ ही जो इनकी संख्या है वो बहुत कम है। ग्लूकोज़ की बात की जाती है लेकिन इनका कहना है सिर्फ पानी मिलता है, ग्लूकोज़ नहीं मिलता है, ग्लूकोज़ हमेशा ख़त्म रहता है। ऐसे ही एक ब्लिंकिट के एक पॉइंट पर हम यहाँ पर आए हुए हैं। क्या बताओ कि जो ग्लूकोज़ है या जूस है, ठंडा पानी, ये सब मिलता है? हाँ मिलता है। और जो वेटिंग एरिया है उसमें क्या क्या फैसिलिटी दी गई है? जैसे कूलर लगाए, फिर चेयर पड़ी है। तो बैठने के लिए सब कुछ है। ये बताओ कि गर्मी बहुत हो रही है तो यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी है? जबकि छाछ या जूस या ग्लूकोज मिल रहा है? ग्लूकोन डी मिलता है सर, और छाछ व जूस वगैरह ये सब नहीं मिल पाता है। अच्छा, और अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कंपनी की तरफ से कुछ दिया जा रहा है? वहीं ग्लूकोन डी ही मिलता है सर। और जो वेटिंग एरिया है वहाँ पे क्या करते हो? वेटिंग एरिया में वेट करना पड़ता है, रहना पड़ता है। इस कुछ एसी कूलर की व्यवस्था है? कुछ जो रेस्ट पॉइंट बनाया है वहाँ पे रेस्ट करने के लिए एसी कूलर कुछ लगा है? हाँ, वो तो है, कूलर है। तो जब आपके पास ऑर्डर नहीं रहता है तो आप आराम कर सकते हो यहाँ पे? हाँ, बैठ सकते हैं आराम से। क्या क्या कर रहे हो गर्मी से बचने के लिए और क्या कंपनियां भी सुविधा कुछ फैसिलिटी दे रही हैं? जी सर, हमारी जो कंपनी जोमेटो है ये भी अच्छी सुविधा देती है। इसके अलावा जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे भी फैसिलिटी अच्छी अवेलेबल रहती है।
इसके अलावा हम अपनी तरफ से भी पानी की व्यवस्था करके चलते हैं। ग्लूकोज है, कुछ नाश्ते के लिए चिप्स वगैरह अपने साथ में लेके चलते हैं। बाकी जिन कस्टमर्स को ऑर्डर डिलीवर करते हैं वो भी हमें हेल्प करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये बताइए कि ये जो पॉइंट्स है इनकी जानकारी है आपको? नहीं जानकारी है। क्या कोई मदद कंपनी की तरफ से गर्मी से कैसे बचें, क्या कोई करें? मदद नहीं, कोई मदद तो कैसे बचाते हैं खुद को? ऐसे ही बचा रहे हैं, देखो गमछा बांध के और अपना पानी रखे रहते हैं बोतल में, वही पानी पीते रहते हैं। तो कुल मिला के आपको ये पता नहीं है कि कहाँ दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव? हाँ, नहीं पता है। नहीं पता है। तो यहाँ पे ये है कि भले ही कंपनियाँ ये दावा कर रही हों कि उन्होंने रेस्ट पॉइंट्स बना लिए हैं, शेल्टर्स बना दिए हैं, अपने डिलीवरी बॉयज़ को ग्लूकोज दे रहे हैं, ठंडे पानी दे रहे हैं, लेकिन अधिकतर डिलीवरी बॉयज़ को इसकी जानकारी नहीं है। और इसका जो दायरा है, भले ही जो कंपनियों का जो कहना है, अगर वो वाकई में कुछ करना चाहती है तो इसका दायरा बढ़ाना पड़ेगा। जो वाकई में डिलीवरी बॉय इस वक्त गर्मियों से जूझ रहे हैं, वहाँ तक उन्हें अपनी सुविधाएँ पहुँचानी होगी। कैमरामैन सरोज के साथ रोहन सिंह, नोएडा। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ऑनलाइन ठगी का जाल फैलता जा रहा है। हाई रिटर्न का लालच देकर ठग नए पैंतरों से निवेशकों को ठग रहे हैं। तो इस ट्रैप से आप कैसे बच सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है, ये सब जानने के लिए देखिए कंज्यूमर अड्डा आज शाम 5:57 पर।